नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपने उधर स्वर को भी देखा, उसका भी भेद देखा, ठीक है। और अब यहाँ पर उसका भेद देखा 3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन जो है ना, व्यंजन को भी आपको देखिए कितना वैसे तो बहुत बांटा हुआ है, 4 के खंड में ऐसे बांटा हुआ, हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए उच्चारण की दृष्टि से वर्ण को कितने भागों में, 2 में बांटा गया है। तो ये पहले भी पढ़े, उसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंजन वर्ण को पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ व्यंजन वर्ण को देखिए, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ण जो है ना, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अभी पिछले आपने स्वर में देखा कि वो उसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसे आसान परिभाषा याद रख सकते हैं एक ही बार में। तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि स्वरों की सहायता से, ये स्वरों की सहायता से है ना, देखिए तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। अगर क बोलते हैं, क क्या है, व्यंजन है आपका। क बोलते हैं तो बोलिए क क क अ क अ क आ रहा ना, यानी अ की इसमें मात्रा छुपा हुआ है। तो इसमें से जब अ निकालेंगे, जब इसमें से अ बाहर निकालेंगे तो क में हलंत लगा दिया जाता है और फिर ये अ। तो देखिए क व्यंजन हो गया। मैं वही मूल व्यंजन की बात कर रहा था शुरू में, तो यही क क्या है, मूल व्यंजन हो गया। और जब इसमें अ लग गया तो ये संपूर्ण व्यंजन हो गया, पूर्ण व्यंजन हो गया, ठीक है। तो इसमें अ की जो मात्रा है निकाल दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो स्वर की सहायता निकाल दिए, तो क्या हुआ ये, आप बताइए क्या हुआ, ये व्यंजन पूर्ण व्यंजन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ये वर्ण में आ जाएगा। तो लेकिन अगर पूर्ण व्यंजन बनाना हो तो इसमें स्वर की मात्रा बहुत ज़रूरी हो जाता है, या आप बहुत पहले से जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यंजन में, अब यहाँ पर देखिए अ स्वर छुपा रहता है, अभी वही हमने बात किया, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। अब जैसे देखिए एक होता है इंग्लिश में, हम अगर लिखना होता है तो क को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, कैसे क, लेकिन मूल रूप से क्या होता है कि ये होता है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अगर कॉपी देखेंगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है, कहीं 1 बार 2 बार देखा है तो मुझे याद रहा जहाँ तक, तो ऐसे ही मतलब बताया जाता है। क्योंकि क तो इसका क का हो गया, और ए का जो अ छुपा है उसका उसमें होता है। और डबल में का में जब 12 खड़ी बनाते हैं तो के डबल ए ऐसे लगाते हैं, राइट। हो सकता है मैं राइट या गलत भी हो सकता हूँ, बट यही बात है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्ण, हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखना है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, फिर यहाँ पर देख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण और प्लस लिखित रूप में ध्यान देना है। उच्चारण और लिखित रूप में कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। वैसे ये नहीं पूछता है, उच्चारण और लिखित रूप में नहीं पूछेगा कि बताइए उच्चारण और लिखित रूप में हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की कितनी संख्या है, नहीं पूछता है। सीधे आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताना है कितनी है, तो आपको बताना है 41 से, समझ गए। और टोटल संपूर्ण वर्णमाला में व्यंजनों के बाद पूछता है तो क्या करते हैं, 41 में 11 को जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, 52। यही होता है। 11 कौन सा है, स्वर है। आगे मैं एक आपको चार्ट देने वाला हूँ, उस चार्ट को बेशक बेफिक्र से नोट करके अपने कहीं दीवार पर या अपने कॉपी पर ही रखिएगा, और उसको देखते रहिएगा, गाहे बिगाहे देखते रहिएगा, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सारी क्लास का वही निचोड़ है, बस इतना ही समझना है, वो चार्ट ही निचोड़ है। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ, समझेंगे तभी वो चार्ट आप समझ पाएंगे एक बार में, है ना। अब आगे यहाँ देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण दृष्टि से देखना है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, या पहले भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यही चार्ट है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो आपको इस चार्ट को नोट कर लेना है, थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए पहले कैसे क्या है, धैर्य से देखना है, बिल्कुल शांत होकर। आइए, मैं थोड़ी कम आवाज़ करूँगा, मगर
काल्मनेस लाकर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ। आप यहाँ देख रहे हैं व्यंजन वर्ण जिसमें 41 होता है, ठीक है, जिसमें एक यहाँ पर देखिए स्वर लिखा हूँ मैं, और इस स्वर का बॉक्स ये है। आपको इतना याद रखना, इस स्वर का ये जो बॉक्स है, मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि पेन से मैं जो लिख रहा हूँ पेन टैब है, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है मेरा, तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये क्या हो गया, ये जो सेक्टर है इसका आपका रो कॉलम जो है, इसमें स्वर की बात कही गई है, मैंने नोट किया है। अब आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान यहाँ पर दे दिया मैंने। तो इसमें देखिए कंठ मतलब कंठ को कंठे भी बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, ये संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको रखना है याद। तो 1 वर्ग का 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग ये सब यहाँ पर है, 5 वर्गों को यहाँ पर उच्चारण स्थान दे दिया है। फिर यहाँ पर वर्ग है, देखिए वही क वर्ग च ट त प, ये वर्ग यहाँ पर हो गया, यहाँ तक यहाँ पर समझ गए। अब देखिए प्रथम वर्ग में कौन सा आता है लेटर, आपको मालूम है यहाँ पे क च ट त प, ये हो गया। द्वितीय वर्ग में कौन सा आता है, ठीक है, ख आता है, ये सब ऐसे मैंने लिख दिया, ये समझ गए। यहाँ तक ज़्यादा बताऊँ तो ये टाइम खाएगा आदमी, तो आप इतना समझ गए कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। चतुर्थ है, पंचम है, और पंचम किससे उच्चारण होता है पूछ देगा कि हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन, इसको टोटल का पहले 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं, 5 वर्गों को क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन किस दृष्टि से बांटा गया है, इसको 5 वर्गों को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, राइट। इस 5 तो यही पूछ देगा परीक्षा में कि बताइए कि एक तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन के जो पंचम अक्षर हैं, ठीक है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है, तो वही पूछ देगा कौन से, कि तालु से होता है कि नासिक यानी अनुनासिक से होता है, कि फिर दूसरा होस्ट से कोई और दे देगा। तो आपको क्या मारना है, नासिक से। वैसे भी जानते हैं ङ ञ अण। अच्छा, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ उच्चारण की बात देखेंगे कैसे शुद्ध उच्चारित करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ दिक्कत होता है मैं वहाँ पर अभी बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं, और आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। चूँकि ये प्रैक्टिस में है नहीं, आपके अभ्यास में है नहीं, तो आप बेशक नहीं कर पाएंगे, मगर आपको आदत में लाना है धीरे धीरे। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे आदत में लाते खड़ा हो जाता है, बोलते बोलते लड़खड़ाते बोलते बोलते हुए बोलने लगता है, हम और आपके जैसे। तो यहाँ पर वही चीज़ देखिए, ये तो समझ गए अनुनासिक में ये 5 आता है, ठीक है, और संख्या भी पूछे तो 5 ही आ गया ये। और लेकिन मैं क्या बताने वाला था, यहाँ तक ये समझ गए ना, इतना उच्चारण को थोड़ा सा बाद में बताते हैं, ये पहले समझ लेते हैं आगे। अब आगे यहाँ तक देखिए, ये जो है ना, ये स्पर्श व्यंजन की जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी यहाँ पर 25, ये भी आपको याद रखना है। ये 25 हो गया, टोटल 50 होता है ना 5 वर्ग का, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं सोचा था कि थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलूँगा, लेकिन काल्मनेस में बोलूँगा, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ से अलग है, थोड़ा सा कुछ है इसमें, मटेरियल है अंदर। अभी यहाँ तक देखिए, ये तो देख ले यहाँ तक आप, ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये तो अलग ही है, बिल्कुल अलग है, इसको मिटा ही ना दे, है ना, समझ गए, ये अलग है। अब यहाँ से देखिए, आपको याद रखना है, मैं खाँच खूँच के समझा रहा हूँ, चार्ट समझेंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब यरल में अंतस्थ आता है। पिछली जो अगर हमारी क्लास कर चुके होंगे तो उसमें देखोगे कि मैंने बताया है, पहली जो क्लास हुई थी, ये हमारी चौथी क्लास है, तो पहली क्लास जो हुई थी तो उसमें मैंने यही बताया था कि य र ल व 4 ही अंतस्थ होते हैं। और जब भी पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि बताइए कि अंतस्थ कौन है, और देखना है कि य र ल में से कौन है, बाकी 3 अलग होंगे और एक ही जो होगा य र ल में होगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। तो यहाँ देखिए, य 4 हो गया, 4 होता है। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है भाई, 4। सीधे सवाल बना हुआ, ये सवाल आया हुआ है, हम आगे देखेंगे भी। उष्म देखिए, दूसरा जो है उष्म में कौन सा होता है, उसमें आपका 4 आता है, तलाव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ठीक है, ह, ये 4 हो गए। हम इसको पढ़ेंगे कैसे बोलते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, अंतस्थ में देखेंगे य का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। मैं बता चुका हूँ कि तालु किसको बोलते हैं,
ठीक है, मूर्धा किसको बोलते हैं, दंत किसको बोलते हैं, होस्ट किसको बोलते हैं, पहले भी और आज इस क्लास में भी देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, ल का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत यानी दांत से, र का भी दांत से होता है, और व का होता है दांत और होस्ट यानी दांत और होंठ को मिलाकर होता है। व तो व करेंगे तो जीभ का दोनों जो पार्ट है ना साइड का, वो जाके मसूढ़ा में, ये साइड वाला में सटता है और फिर उच्चारण होता है व। फिर होंठ जो है थोड़ा सा ये साइड में टच करता है, दिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ टच कर रहा है। तो आगे देखिए, ये देखिए उष्म में हो गया तलाव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, कंठ से ह हो गया, ये 4 हो गया, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल बनते हैं परीक्षा में, सीधे सवाल बनते हैं। उष्म की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, दे देगा ऑप्शन में, ये 4, एक ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें उष्म वर्ण कौन सा है। ठीक है, ये मारना होता है। संयुक्त में दे देगा, ठीक है, बताइए इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है इधर, बट पूछ सकता है, आपको याद रखना है, ये ज़रूरी हो जाता है। संयुक्त का मतलब यही मैं बताया था शुरुआत में ही कि ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं, तीसरे वर्ण, वही संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। समझ गए? जैसे देखिए क्ष, क्ष इसको कैसे बोलते हैं, क्ष। जैसे देखिए आप देखिए क हो गया और ये मूर्धन्य श हो गया। अब मूर्धन्य श को कैसे बोलते हैं, तलाव्य श और मूर्धन्य श और स में क्या अंतर है, कैसे उसको पढ़े उच्चारण करें, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, इसको हम सीखेंगे। हालांकि मैं अभी बोल रहा हूँ तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये तलाव्य श बोल रहे हैं कि मूर्धन्य श बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ। हालांकि अभी क्लियर करता हूँ मैं। जैसे देखिए आगे ये तो ख़त्म करने के बाद इसी पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्र में त है और र लगा रहता है, इसको संयुक्त बोलते हैं, यानी 2 वर्ण यहाँ पर मिला है ना, तब जाके त्र बना है। ज्ञ, ज्ञ में देखिए, ज्ञ में देखिए लिखा जाता है ज और य, ज और य, च के य, ये दोनों मिलकर ज्ञ बनता है। लेकिन पढ़ते कैसे हैं, देखिए ग आधा ग य, ऐसे पढ़ते हैं ज्ञ। पढ़ते कैसे हैं, ज्ञ, ग य आधा ग, लेकिन लिखते कैसे हैं, ज और य। राइट? कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, बैठ के देखेंगे बाद में कमेंट करेंगे आपको। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, समझ गई हैं? और यहाँ पर देखिए क्या है, श्र, वही श्री, श्री, ठीक है, श्री राम, श्री कृष्ण, वही श्री, ठीक है, श्री मतलब बड़ा। तो आइए देखिए, देखिए श्री में देखिए तलाव्य श और र। अभी हम देखेंगे इन तीनों श में डिफरेंट क्या है। ऐसे श नहीं हो, तीनों स बोलेंगे तो स बोलेंगे, तीनों बोलेंगे स तो स, और अलग अलग बोलेंगे तो उनके उच्चारण स्थान के अनुसार बोलेंगे। अब देखिए अयोग वाह है, अयोग वाह बोलते हैं अन और अह। अभी मैंने पीछे पढ़ा है स्वर में कि 11 होते हैं, उसमें ऐसे तो मूल होते हैं 13, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 11, जिसमें से 2 गायब हो जाता है। और 2 क्यों गायब होता है भाई, यहाँ देखिए अब, इसलिए क्लास भी देखना बहुत ज़रूरी है और लगातार देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए कहाँ का तार कहाँ जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए अयोग वाह बोलते हैं, अयोग वाह की संख्या 2। राइट? सीधे सवाल में प्रश्न बनते हैं, ये सीधे सवाल के प्रश्न, सवाल में प्रश्न बनने वाले ही हैं। और सवाल में कह रहा हूँ, परीक्षा में प्रश्न बनने वाले ही हैं सीधे तौर पर। अब ये देखिए उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त बोलते हैं, ठीक है, ये उत्क्षिप्त, या इसको और क्या बोलते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित बोलते हैं, लुंठित और प्रकंपित तो उधर बोलते हैं, इसको और कुछ बोलते हैं, ठीक है, और इसको कुछ बोलते हैं उत्क्षिप्त, व्युत, खैर उधर नहीं जा रहा, याद नहीं आ रहा, बट इसको याद रखिए, जब भी पूछा जाता है तो यही पूछता है, उत्क्षिप्त बताना होता है। तो देखिए ये क्या है, ढ, ये क्या है, र है, और ये क्या है, ढ है, ये क्या है, र है, र। ऐसे तो ड और र के बीच का उच्चारण होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं सड़क, अड़क, 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 यानी न की यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं आना चाहिए, सीधे खटाक से होना चाहिए। सड़क, सड़क, ऐसे ओरिजिनल कैसे होता है, सड़क, सड़क होता है, सड़क होता है, मूल सड़क होता है, मूर्धा से उच्चारण हो रहा है ना, तो जीभ वहाँ जाएगा। तो आइए, ये इसका उच्चारण मूर्धा से, इसका भी ढ का उच्चारण मूर्धा से होता है।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों को क्लियर करने के बाद में हम सबको चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे किसको उच्चारण करते हैं। ये समझ गए चार्ट, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों को क्लियर करता हूँ। अच्छा आप बताइए, आप क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना बोलते हैं कि पढ़ाना बोलते हैं? ढ बोलते हैं कि अढ़ बोलते हैं? आप, मुझे लगता है ज़्यादातर बोलते हैं ढ। ढ, मैं भी शुद्ध बोल रहा हूँ भी, अब बोलने की आदत नहीं रहे ना गलत। आप बोलते हैं पढ़, 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 पढ़ो ना यार, पढ़ो ना यार। अढ़, अढ़, अढ़ बोलते हैं, अढ़ बोलते हैं, नहीं ये गलत होता है। अढ़ नहीं, ढ बोलना है। क्या बोलना है अब? ढ बोलना है। पढ़े, पढ़े, अरे मेरे भाई पढ़े, है ना, पढ़े। ढ, ढ, ढ। और जीभ देखिए लिखा मूर्धा, यहाँ मूर्धा लिखा है क्यों कि ये ढ क्या है, मूल क्या है इसमें, मूल इसका अक्षर क्या है, लेटर अक्षर करूँ मैं, अक्षर। अच्छा जब आ गया अक्षर तो ये भी सुन लीजिए, वर्ण, अक्षर, लिपि, ध्वनि में क्या अंतर है, हम इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अक्षर और वर्ण, कभी वर्ण ही कभी अक्षर बन जाता है, कभी और अक्षर तो वर्ण रहता ही रहता है, ठीक है। कई बार वर्ण जो होता है अक्षर हो जाता है, जैसे खा, खा क्या है, वर्ण है, 12 खड़ी का वर्ण है। क ख जैसे होता है तो क, सॉरी ख ख अकार खा होता है ना, ख ख अकार खा, खा तो खा भाई खा, तो खा क्या हो गया, यहाँ पर अक्षर हो गया, लेकिन ये वर्ण भी है। तो कई बार वर्ण क्या हो जाता है, अक्षर हो जाता है। तो ये हम डिफरेंस समझेंगे। यहाँ आइए फटाक से। अब आप कहेंगे कि सब एक ही बार ज्ञान उगूल दीजिएगा भाई बर्दाश्त नहीं होता है, अगर कुछ मालूम हो तो बताना पड़ता है। देखिए लॉलीपॉप देना होता ना मेरे दोस्त, तो बस क्या करता, क्वेश्चन आपके किताब से छांट के लाता, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उसको छांट के लाता, लॉलीपॉप देता, हम देंगे। मगर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा लॉलीपॉप भी। आइए, वैसे तो ज़्यादातर देखता हूँ मैं कि यूट्यूब पर ज़्यादातर उन्हीं का व्यूज़ गया रहता है, क्लास ठीक से देखा गया रहता है, जो सवाल रेगुलर लाते हैं केवल। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप एक जिम्मेवार छात्र हैं तो, छात्राएं हैं तो। आइए, तो अभी मैं बोल रहा था इसको क्या बोलते हैं, ढ। ह की मात्रा ज़्यादा लाते हैं उसमें, और उसमें पहले ही अड़ा की अंश जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे ढ बोलना है। और ये जो जीभ है ना, यहाँ पर ले जाना है, मूर्धा पर। अच्छा मैं क्या ही बताऊँ, आप एक बार समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। और तब जाकर हम ये बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका तो ये समझ गए ना, पढ़ना नहीं बोलना है, पढ़ना बोलना है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये जो है ना अरबी फारसी का इसमें प्रभाव पड़ा है, तो इसमें नुक्ता लग गया। इसको क्या बोलते हैं, नीचे नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता वैसे हिंदी वर्णमाला में 5 ही लेटर में, वर्ण में 5 ही में लगता है। क, ख, ज, क, ख, ग, ये 3 हो गया, ज और फ, 5 में नुक्ता लगता है। ये भी आपको याद रखना है। नुक्ता किसको बोलते हैं, ये नीचे जैसे लग गया ये नुक्ता हो गया, ये आगे लग गया तो ये अनुस्वार, ये आपका अनुसार के रूप में काम करने लगता है। जैसे अंग चला जाता है, तो काम करने लगता है। तो यहाँ नीचे लगता है तो नुक्ता का काम करता है। कहाँ चला गया मेरा कलम, यहाँ नुक्ता का काम करता है। तो मूल क्या है, मूल क्या है, ढ होता है। ये किस में आता है, ट वर्ग में आता है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ट वर्ग, ये ट वर्ग में आया है ना, ये यहाँ पर नुक्ता यहाँ पर लग गया। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्त, ठीक है। उच्चारण करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। आइए अब मैं बताता हूँ आपको, मौखिक रूप में बताता हूँ कि कैसे आप पकड़े कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। और परीक्षा में भर भर के यही पूछता है, 4 से 5 नंबर का। माई कसम बताता हूँ, आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। आइए मैं बताता हूँ, बस मुझे सुनना है, बस मुझे सुनना है। अभी इस चार्ट को भी भूल जाना है, बाद में आएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि 5 वर्ग होता है, आपको मालूम है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। ऐसे अगर हमारी पिछली क्लास किए होंगे, पहली क्लास, तो उसमें मैं ये बताया हूँ, ठीक है, मैं बताया हूँ इसको। लेकिन यहाँ फिर दोहरा देता हूँ, चूँकि क्लास स्पेशली इसी की हो रही है, तो इसमें बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 5 वर्ग हो गया, क हो गया। तो देखिए हमारी जो लिपि जो बनाई गई है ना, ये देवनागरी लिपि, और इसमें ये जो है ना वर्णमाला,
इसको इतना ना वैज्ञानिक बनाया गया ना कि कोई हिसाब ही नहीं है। सीधे एग्ज़ाम में ये भी सवाल बन जाता है कि बताइए कि जो हिंदी वर्णमाला है या हिंदी लिपि है ये कैसी है, तो बिल्कुल वैज्ञानिक है। ये जो देवनागरी लिपि, हम देवनागरी लिपि को क्या हमारा नाम है, देवनागरी, ठीक है ना। लिपि किसको बोलते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये किसी भी ध्वनि को अगर हम, वही वर्ण क्या हो गया, लिपि हो गया। सीधे आप ऐसे भी याद रखिए कि ये सब क्या है, लिपि है। अगर हम कोई भी ध्वनि बोल रहे हैं, अगर हम उसको लिखित रूप दे देते हैं, एक अस्थाई लिखित रूप दे देते हैं, सिस्टमैटिक रूप दे देते हैं, वही क्या हो जाता है, लिपि हो जाता है आपका। तो हमारी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। आपको याद रखना है, ये भी एक सवाल बनता है। तो देखिए अभी आप यही देखिए कि देवनागरी हमारी ये जो लिपि है ना, बिल्कुल ही वैज्ञानिक है। कैसे, स्वर कितने होते हैं, स्वर तंत्रियाँ कितनी होती हैं, 5 स्वर तंत्रियाँ होती हैं। जैसे देखिए कंठ, ऊपर बढ़ते हैं, कंठ 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, आगे ऊपर बढ़िए, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका तालु। तीसरे नंबर पर मूर्धा, चौथे नंबर पर ये दांत, पांचवें नंबर पर होंठ। बिल्कुल सिस्टमैटिक, 1 नंबर, तालु 2 नंबर, मूर्धा 3 नंबर, दांत 4 नंबर, होंठ 5 नंबर, ऐसे सिस्टमैटिक। और देखिए हमारा ये जो है ना, ये वर्णमाला में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये भी उसी क्रम में रखा गया है। पहले तो वो देख लीजिए जगह क्या है, बहुत बार गलतियाँ होती है, गलत जगह क्या है। देखिए कंठ, ये इसको कंठ बोलते हैं, ये कंठ हो गया। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं और इस श्वास को ध्वनि में बदलते हैं, तो बदलना कहाँ से शुरू होती है हमारी वायु, यहाँ से। श्वास हमारी कहाँ से बदलती है ध्वनि में, कंठ से। धीरे धीरे बदलते बदलते आ जाती है तालु पर, आ जाती है तालु से बदलती है मूर्धा पर, आ जाती है फिर दांत से, फिर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, ये जीभ का रहता है, ठीक है। आइए इतना समझ गए आप। तो क कितने नंबर पे है, क वर्ग 1 नंबर पर। कंठ कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। क का उच्चारण कंठ से होगा बेधड़क। कहीं भी किसी भी देश के कोने में रहिए, क का उच्चारण कहाँ से होगा, यहाँ से कंठ से होगा, नहीं भूलेंगे आप। दूसरे नंबर पर कौन आता है, कौन सा आता है भाई, च वर्ग आता है दूसरे नंबर पे। लाइट चली गई, तब तक आप क्लास करते रहेंगे बेशक। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी रोशनी आ जाए, दरवाज़ा खोल देता हूँ। लाइट चली गई है, कोई नहीं। और यहाँ पर देखता हूँ मैं, अभी मैंने बताया दूसरे नंबर आ भी गई, कोई नहीं, बढ़िया बात है भाई। देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, सॉरी। देखिए अभी मैंने बताया दूसरे नंबर पे बताया मैंने च वर्ग। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, आपका आता है तालु। तालु किसको बोलते हैं, जैसे कंठ से बढ़ेंगे ना, आगे जीभ लेके जाइए और रगड़िए, ऊपर जीभ का, इस जीभ को ऊपर, अग्र भाग को ऊपर ले जाइए और रगड़िए। जहाँ देखिए थोड़ा सा रुखरा है ना, 2-3 स्टेजेस में रुखरा जो है, अप डाउन, उसी को तालु बोलते हैं, ठीक है। और ठीक उससे आगे आप बढ़ेंगे ना, और दांत और उसके रुखरेपन में थोड़ा सा जगह है, चिकनाहट है, चिकना वाला जगह, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। इस जीभ को दांत से ठीक पीछे, दांत नहीं टच करना, उसके माइनर पीछे ले जाना, वही मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो मूर्धा दूसरे नंबर पर च वर्ग आता है। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो गया, तालु से। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, मूर्धा आता है। आपको इतने याद रखना है। तो मूर्धा तीसरे स्थान पर कौन सा आता है, ट वर्ग आता है। तो तीसरे स्थान पर ट वर्ग आता है, तो मूर्धा से उच्चारण इसका हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, याद रहेगा। चौथे नंबर पर कौन सा आता है भाई, चौथे नंबर पे त वर्ग आता है। और त वर्ग आप जानते हैं, चौथे नंबर पर दांत आता है। दांत आता है तो त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा, दांत से होगा। यानी उच्चारण मतलब जीभ कहाँ जाकर टच करेगी, दांत में टच करेगी। अगर क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो कंठ की तरफ खिंचाएगा, क, जीभ पीछे की तरफ जाएगी। अगर च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर ऊपर तालु, यहाँ जीभ कहाँ जाएगी, जाकर तालु में थोड़ा सा घर्षण करेगी। ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। ये हो गया क्लियर। 5वें नंबर पे आता है प वर्ग, और प वर्ग होता है उच्चारण उसका होंठ से। होंठ का मतलब हुआ ओष्ठ, ठीक है। और ये 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे प वर्ग आता है। आपका उच्चारण यहीं से होना है, आप जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है याद रहेगा। अब कुछ भी परिभाषा मत याद रखिए, परिभाषा क्या जरूरत है याद रखना, परिभाषा याद रखेंगे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, भूल जाएंगे। परीक्षा में जो पूछता है आपको वही याद रखना है।
बाकी नोट ज़रूर बना लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका दिमाग शार्प है तो बिल्कुल सब कुछ याद रखिए। अगर आपका दिमाग शार्प नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर हैं, मगर ये भी होता है ना कि आप बहुत चीज़ें याद नहीं रख पा रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपको मूल चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ गए, उच्चारण स्थान समझ गए। अब देखिए उच्चारण की बात करते हैं, कहाँ से हम उच्चारण करेंगे। अब बेशक मुझे 2 क्लास लाना ही पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो बहुत लंबी हो गई है। लेकिन आइए, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए यहाँ पर समझ गए। अब देखिए क का उच्चारण, ख का, ग का, घ, अंगा का उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होता। कहाँ होता है आपका, होता है ये ड, और ये भी उच्चारण नहीं होगा। अब समझ गए आप, ड और ढ। ड यानी जीभ का जो ठोर है ना, अगला अग्रभाग है, ठोर में बोल रहा हूँ, अग्रभाग है जो आगे जहाँ मूर्धा में जाकर हल्का सा टच करेगा, थोड़ा सा। ड, ड कोशिश भी करेंगे तभी जाके आएगा। ड, ढ, ड, ढ, ठीक है। पज है, पज है, पज है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, ऑड मतलब होता है विषम, थोड़ा सा ये लगेगा, बट ये प्रैक्टिस में आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ दिक्कत होता है, तीनों स में होता है। ये हो गया तीनों स में, यर अलावा इस स में, ये तीनों जो स है ना, इन तीनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये तो सब बिल्कुल आसान है। अभी देखिए तलाव्य जो है, तलाव्य क्या बोलते हैं, तलाव्य, तलाव्य। ये एक ये हो गया तलाव्य। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा है ना तलाव्य, ठीक है, तलाव्य, ठीक है। तो यहाँ से होता है तो तलाव्य में ये तालु, ठीक है। तलाव्य यानी तालु, याद रखना है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। तलाव्य यानी तालु। मूर्धन्य मतलब मूर्धा, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, ठीक है। दंत्य मतलब दांत, होष्ठ, ओष्ठ्य मतलब होंठ या ओष्ठ, भूलेंगे नहीं ना, कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षा में बहुत तरीके के ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। सवाल पूछा हुआ है ऐसे भी घुमा के, बात वही रहा है, बस शब्द चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसमें तो देखिए तालु से होता है ना, तालु कहाँ है, ये आपका कंठ के बाद दूसरे नंबर पे है, वहाँ पर घर्षण करना चाहिए आपका जीभ, ठीक है। तो पढ़िए, तलाव्य, 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 ऐसे बोलना है, तलाव्य। श, जीभ को लेके जाना है पीछे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचना है। श, श, जीभ मान लीजिए जीभ है, ये क्या है जीभ, तो ऐसे ले जाना है ऊपर, ये दीवार है ऊपर का, तो जीभ, ये आपका पहला भाग क्या हो, मूर्धा होगा मान लीजिए, और ये पिछला भाग क्या हो गया, इसका तालु हो गया। तो ये जो जीभ है ना, बोलेंगे तलाव्य श, श, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाकर टच करके खींचेगी, ठीक है, ऐसे बोलना है। श, श, ये थोड़ा सा गंभीर होगा। देखिए बहुत सारे जो जानते भी हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं करें तो ये अच्छी बात है, या हो सकता है मैं ही गलत हो सकता हूँ, बट मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ, है ना। चलिए आइए, तो आप समझ गए कि कैसे इसको बोलना है, श। अब ऐसे बोलिए, श, 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 जीभ को पीछे ऊपर को थोड़ा तालु की तरफ हल्का से ले जाइए, श, आवाज़ निकालिए, श। अब देखिए अब कैसे पढ़ना है, आप पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षा नहीं बोलते हैं, शिक्षा। बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षा, शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा, शिक्षा, छा, चौछा जो वाला छा बोलते हैं, कच्छा बोलते हैं, कच्छा, बनियान कच्छा जो होता है ना, वो कच्छा बोलते हैं। होता क्या है, शिक्षा, शिक, शिक, श, पीछे गया, श हो गया, अक्षा, देखिए शिक्षा, वोक्षा, यही संयुक्त वाला, देखिए यहाँ पर छ, क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय वाला, ये वाला, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्षत्रिय वाला। तो इसमें देखिए कौन सा है, आधा क है, यहाँ पर मूर्धन्य श है, तो ये भाई तो इसका आप वहाँ पर ध्वनि लाइएगा ना, क्या ऐसे ही बोल दीजिएगा छ जन्म का छ, नहीं ना बोलिएगा मेरे दोस्त। यही तो कुछ नया सीख रहे हैं आप, उम्मीद है आप कुछ सीख भी रहे होंगे और कुछ मज़े भी ले रहे होंगे। आइए चलिए, यहाँ पर क्या हो गया, तो कैसे बोलना है इसको, कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। आज के बाद आप गलत मत करिएगा, कैसे पढ़ेंगे आप, शिक्षा, 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 आप बोलिए शिक्षा, 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 कक्षा, 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 कक्षा ना। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मूर्धन्य श है, तो मूर्धन्य श कैसे बोलते हैं, ये जो है ना मूर्धा,
मूर्धन्य का मतलब मूर्धा से उच्चारण होता है, जीभ वहाँ पर ले जाएंगे तो इसकी जो सनसनाहट है ना, सनसनाहट जो है ना, ये बहुत कम, थोड़ा बहुत कम रहती है तालव्य श से। तालव्य श थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, यानी तेज सनसनाहट होता है आगे की तरफ में। जैसे कक्षा, कक्षा ऐसे होता है, कक्षा, कक्षा, कक्षा ऐसे होता है। कभी कभी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि देखिए अभी मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, फिर भोजपुरी में ही बोलना है मुझे, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। इसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष है। देखिए मैं बोला ना गलत, ना आपका दोष है ना मेरा दोष है, बस आप समझ जाइए, इतना चलते रहता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, सीखने की बात है यहाँ पर, और ये प्रैक्टिस की बात है, एक बार में नहीं होगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे लड़खड़ाते लड़खड़ाते बोलता है, बोलते बोलते कुछ बोलने लगता है। वैसे आप समझिए कि हम लोग यहाँ से आज के बाद लड़खड़ा रहे हैं, और धीरे 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 अगर कोशिश करेंगे तो धीरे 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 हम लोग भी बोलने लगेंगे। तो आइए, ये क्या हो गया, तो अब कैसे बोलना है, शिक्षा, शिक्षा। जैसे विशेष, विशेष, विशेष छोड़िए ना, शेष बोलिए, शे मोटा हो रहा है और श हल्का सा हो रहा है, जीभ थोड़ा सा आगे आ रहा है। शेष, 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 शेष नहीं, शेष नहीं, दोनों एक ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा तोड़िए, शेष आगे हल्का सा बढ़ के पतला करना है, जीभ को आगे लेना है। जीभ को पहले पीछे, थोड़ा सा आगे, पहले पीछे ले जाना है श, तालव्य श में, और मूर्धन्य श में क्या बोलना है, जीभ को थोड़ा सा आगे रखना है मूर्धा की तरफ। तो बोलिए शेष, शेष, मेरे साथ बोलिए, शेष, 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 ऐसे हो गया। अब इसमें वी जोड़िए, विशेष, विशेष, विशेष। इसमें विशेष बात क्या है, इसमें विशेष बात क्या है, इसमें विशेष बात क्या है, इस पर थोड़ा सा रुक जाइए, हल्का धीरे धीरे होकर बोलिए तो क्लियर बोल पाएंगे। इसमें विशेष बात क्या है, विशेष, एक बार ढंग से बोल लीजिए, राइट, समझ गए। अब आगे जाइए, और त्र हो गया, ये तो ठीक है, इसका कोई उच्चारण में दिक्कत नहीं। अब मूर्धन्य श, अभी बता ही दिया कि कैसे उच्चारण करना है। मूर्धा से आता है तो जीभ को आगे थोड़ा सा ले जाना है ऊपर की तरफ मूर्धा में, और वहीं से बोलना है श, श। तालव्य श से थोड़ा सा ये पतला होता है, ठीक है। और दंत स जो है, दंत स बोलिए, ठीक है, दंत या दंत्य स, दंत्य स बोलिए, दंत्य ये वाला, दंत स बोलिए या दंत्य स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। दंत्य स, दंत्य स या दंत स, तो ऐसे खूबसूरत दंत्य स लगता है, ठीक है। दंत्य स, तालव्य श, पूरा बोलना है तो कैसे, तालव्य ये वाला, यहाँ तालव्य, ठीक है, तालव्य श, ठीक है, तालव्य श। और फिर दूसरा मूर्धा वाला जो है मूर्धन्य श, ऐसे बोलना है, मूर्धन्य श, ये मूर्धन्य श। और फिर दंत्य स बोलना है, ये दंत्य स बोलना है, ठीक है। नहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है सब कुछ, ओके। ये यही होता है, बस थोड़ा बहुत इसी में गलत होता है। और ये जो है श्र, देखिए इसमें श्र जो श्री वाला श्र है, इसमें तालव्य श होता है, तो फिर वही बोलना है श्र, श्र, श और र के दोनों की मात्रा आनी चाहिए, श्र दोनों की ध्वनि यहाँ पर लक्षित होनी चाहिए, ठीक है। तो श्र ऐसे बोलना है, स्र नहीं बोलना है, स्र नहीं, श्रवण नहीं बोलना है, श्रवण नहीं बोलना है मेरे भाई, श्रवण बोलना है, श्रवण। अच्छा, ये अणा की भी बात करते, देखो आ ही गया, निकल गया। अड़ा बोलते हैं कि अणा बोलते हैं, अणा, अड़ा बोलते हैं कि अणा बोलते हैं, अणा बोलते हैं। देखिए किस में आता है, मूर्धा में। अणा जो है मूर्धा में आता है, तो जीभ को ऊपर ले जाना है, मूर्धा के पास ले जाना है। और थोड़ा सा देखिए ये आता किस में है, ये पंचम में आता है और नासिक बोलते हैं, तो यानी नौ से भी, नासिक मतलब नौ से, नाक से हल्का झलक इसका आना चाहिए, नौ की मात्रा। और देखिए यहाँ पर देखिए अड़ा की, अड़ा एक तो मूर्धन्य पर होगा, दूसरा नाक से भी होगा, तब जाके आप अणा बोल पाएंगे। गणित, गणित नहीं, गणित नहीं, गणित, न की मात्रा झलकनी चाहिए। आज राखी है, राखी बंधवानी है, तो हालांकि मैं एक क्लास लेकर राखी भी बंधवाऊंगा मैं, और ये क्लास तो 2-3 दिन के बाद अपलोड होगी, मगर आज राखी है और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसी राखी बंधवाना है। पता नहीं कितना बज गया भाई, टाइम क्या हुआ है, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा, खैर कोई नहीं, और दोपहर तो हो ही गया है। तो ये समझ गए ना आप। तो अणा कैसे बोलना है, अड़ा नहीं, अणा, अणा, अड़ा बोलेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला इसके नीचे बिंदु रहेगा, ये वाला हो जाएगा अड़ा, अड़ा। ये भी पूर्ण रूप से अड़ा नहीं बोलना होता है, अड़ा बोलना होता है, अड़ा, उसमें र की मात्रा झलकनी चाहिए। सड़क, सड़क नहीं, सड़क,
सड़क, लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं, सड़क बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता सब ये चल भी सकता है। लेकिन आपको अब से गलत नहीं करना है, गणित नहीं, गणित, गणित नौ किया ना, गणित, गणित, ये वाली भाव आना चाहिए, भाव, समझ गए? ठीक है। और कक्षा नहीं बोलना है, कक्षा बोलना है, कक्षा, 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 समझ गए? और शिक्षा, शिक्षा बोलना है, शिक्षा, शिक्षा, ओके, ये क्लास, ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, स्वर में जो आता है कंठ से क्या बोला जाता है? अ आ बोला जाता है। तालाब यानी तालु से इसमें क्या बोला जाता है? पहले तो च वर्ग बोला जाता है, उसमें क्या बोला जाता है? ह्रस्वई और दीर्घई। और मूर्धन्य यानी मूर्धा से ट वर्ग, और उसके साथ क्या बोला जाता है? री भी बोला जाता है। ये स्वर के हुए। और क्या है? होंठ से क्या बोलते हैं? प वर्ग। और उसके साथ और क्या बोलते हैं स्वर में? उ और उ दोनों बोलते हैं। छोटी उ यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये ठीक है। और इसको ये क्या है? ए अ क्या है? कंठ तालु यानी कंठ, ये कंठ, इसको कंठ बोलते हैं। और ये ऊपर दूसरा स्थान जो तालु, दोनों को मिलाकर ए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओ, अब देखिए कंठ और होंठ को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओ और ओ यानी देखिए दोनों सट रहा है ना, ओ, ये दोनों सट रहा है, होंठ सट रहा है, वो हवा जो है, श्वास जो है सीधे पेट से अंदर से निकल के बाहर निकल रही है। तो क्या हो गया? ये कंठ और होंठ को मिलाकर दोनों ओ। अब समझ गए? क्लियर? ये चार्ट को आप बेहतर तरीके से, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे की जो कुछ भी होने वाला है ना क्लास में, आगे जो कुछ मैं बताऊंगा, तो बस इसी चार्ट से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। कुछ नया नहीं है, कुछ एक नया है, बाकी ये सब यही है जो मैं अब बता दिया हूँ। आगे मैं बस जल्दी में बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखिए, व्यंजन में पढ़ा वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा? उच्चारण स्थान से अभी तक पढ़ा, ठीक है। ऐसे दो होता है ना, व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण जब करते हैं तो उसको कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक उच्चारण स्थान से, दूसरा प्रयत्न स्थान से, ठीक है। और उधर जो हम लोग पढ़े थे स्वर वाला, क्या पढ़े थे? स्वर वाला आपको मालूम है ना? तो उधर, एक मिनट, इधर आप देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था? स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय के स्थान पर 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्वर व्यंजन में ये, अच्छा हाँ, ये आपका क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ पर? तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या होता है? स्वर 3 भाग में होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अब हम जब व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं तो व्यंजन वर्ण में ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? व्यंजन वर्ण की जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसमें 2 आ जाता है। एक तो उच्चारण आ ही रहा है, दूसरा नंबर पर प्रयत्न हो रहा है। प्रयत्न मतलब वायु के स्थान, वायु जैसे कहाँ टच कर रही है, लड़ रही है, कितनी ज़ोर से निकल रही है बाहर, कितनी कम निकल रही है, उसके आधार पर ये दूसरा प्रयत्न बोला जाता है, एक है। समझ गए? तो ऐसे सीधे सवाल आएगा आपसे कि बताइए कि व्यंजन के कितने भेद हैं, वर्गीकरण हैं, प्रकार हैं, तो आपको बताना है। तो एक उच्चारण स्थान से, एक प्रयत्न स्थान से। और प्रयत्न स्थान में भी 2 है, एक आभ्यंतर और बाह्य। लेकिन आपको इन सब में उलझना नहीं है, सीधे सवाल क्या आते हैं उसको आप देखिएगा, उसमें जाइए, परिभाषा में जाएंगे, बिखर जाएंगे। एक बार केवल पढ़ लेते हैं हम लोग, कहाँ से सवाल बनता है, बस वही चार्ट में सारा समझा दिया हूँ मैं। मेन चार्ट रह गया आपका। कंठ समझ गए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ से होता है वही समझा दिया, चार्ट में समझाया है कि अ आ क वर्ग, ठीक है। तालाबे में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग तालु से जाकर सटता है, ये जीभ का अग्र भाग है, बीच वाला मध्य भाग, तो वही जाके ऐसे मैंने बताया ना कि ये बताया था, ये अग्र मूर्धा मानिए, पीछे तालु तो जाके चपकेगा, इसे बीच में चपकेगा, वही मध्य भाग बोल रहा है। मूर्धन्य के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, वही बोला ना, ठोर मैं बोला था उस टाइम, तो ये जाके चपकता है। बाकी यही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। हम ये देखें, उच्चारण स्थान के वो बात कर रहा था मैं, तो इसमें हो गया ये वाला कंठ तालाब बताया, ये है ओष्ठ का बताई दिया, परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, एक ही बार बता दिया, अब क्या बताया जाए, बार बार आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। अब बोर तो अलग ही होंगे कहेंगे कि ढीठे हो गया है कि पढ़ा ही रहा है ये आदमी, है ना। तो आइए यहाँ पर अब व्यंजन में ही देख रहे हैं हम लोग। देखिए 2 हुआ
उच्चारण के देखिए दो वर्गीकरण हुआ व्यंजन का, तो इसमें पहला हुआ उच्चारण के दृष्टि से, दूसरा प्रयत्न के दृष्टि से। तो इसमें देखिए प्रयत्न स्थान के आधार पर वर्गीकरण, श्वास वायु के प्रयत्न के आधार पर, मैंने बोला ना श्वास जैसे लेंगे और फिर जहाँ जहाँ श्वास टकराएगी कहीं कम ज़्यादा लगेगा उसके आधार पर। तो ये भी हमने चार्ट में देख लिया है, बस इसको ऊपर ऊपर देखेंगे। आव्यांतर में देखिए इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि पहला जो है स्पर्श व्यंजन 25 संख्या होता है, वही यानी 5 वर्ग, क्लियर है। अंतःस्थ व्यंजन जो है अंतःस्थ है, ठीक है। तो एक साथ बोलिए अंतःस्थ व्यंजन य र ल व इसकी भी संख्या 4, उष्म व्यंजन इसकी भी संख्या 4, चार्ट में समझ लिए हैं। अर्धस्वर ये थोड़ा सा इसमें नया है, अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। ये आपके स्तर पर तो नहीं पूछा है, शायद नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आगे एमए कर रहे हैं, तो उनको ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और याद भी रखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि य और व को भी अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। और पार्श्विक क्या बोलते हैं, पार्श्विक यानी ल, ठीक है। पीछे एक बार थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, एक चीज़ है नहीं समझाया है, कोई नहीं, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ये क्या चीज़ लिखा है, अच्छा दंत और ओष्ठ से फ और वो भी है, एक चीज़ ये जुड़ा हुआ है, तो इसको देख लेना है, ये समझ गए। और पार्श्विक पूछ देगा, पार्श्विक वर्ण बताना है तो क्या है, ल है, पार्श्विक ल। अच्छा बोलिए ल, तो वायु क्या हो रही है हमारी, ल, पार्श्व में बाहर, ल जीव फेंक रहा है, हवा जो है ना बाहर निकले, ल है ना, फेंक रहा, तो वही पार्श्व की तरफ, तो वो ल हो गया। अर्धस्वर य, देखिए जब बोल रहे हैं ना तो आधा य ई की मात्रा, आधा स्वर जो है ना इसमें झलक रहा है, व आधा स्वर झलक रहा है, तो वही अर्धस्वर हुआ, ठीक है। बाकी इतना ध्यान नहीं देना, ये याद रखेंगे, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, है ना। आइए, लुंठित और प्रकंपित एक ही होता है, कई बार प्रकंपित पूछ देता है, दे देगा ऑप्शन और कहेगा कि बताइए कि इसमें प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो एक ही आपको याद रखना, रगड़ कर रहना, कंपन कर रहना, लुंठित हो रहना, जीभ लुंठिया रहा है, लुंठिया रहा है, तो इसे को लुंठित या प्रकंपित र बोलते हैं, राइट, क्लियर सब कुछ। अब आगे बात करते हैं ख में बाह्य, ये आभ्यंतर हुआ, ये अंदर से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, वायु को ले जाके अंदर इसको धक्का मुक्की करके प्रयास कर रहे हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न हुआ, प्रयास हुआ, अभ्यास नहीं प्रयास। आइए, और ये देखिए क्या हुआ, बाह्य प्रयत्न यानी बाहरी प्रयत्न से, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, घोष अघोष, फिर 3 भागों में अल्पप्राण और महाप्राण, 4 में सीधे याद रखना है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सीधे बताना है 4 में। और आपको मालूम होगा कि घोष और अघोष हमेशा पूछता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे समझते हैं घोष और अघोष किसको बोलते हैं, और मैं सीधे बताता हूँ, परिभाषा पर मत जाइएगा, ये मैंने लिख दिया है नोट बनाने के लिए, आपको सीधे याद रखिएगा। घोष किसको, अघोष, सॉरी ये मूर्धन्य श है, घोष को क्या बोलते हैं, घोष को स बोलते हैं, स घोष बोलते हैं, याद रहेगा ना, ये दोनों एक ही हुआ। तो देखिए हम उस चीज को समझते हैं, अघोष, अघोष जो है ना, अघोष को याद रखिए, अघोष उसको बोलते हैं, यानी जो 5 हमारा जो वर्ग है ना, उसका पहला और दूसरा जो वर्ण है ना, उसको क्या बोलते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के जो वर्ण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। पहला और दूसरा अ से याद रखिए, अ से मतलब शुरुआती, मतलब एक दिमाग में रखना है ट्रिक के रूप में, अ क्या मतलब, अ से शुरुआत होता है ना, वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, अ से, तो आपको अ याद रखना है, तो अ यानी पहला 1 और 2, बस यही याद रखना है। ये दोनों वर्ग के जो भी वर्ण हैं, ठीक है, वही क्या बोलते हैं, अघोष कहलाते हैं। और बाकी के तीसरे और बाकी घोष कौन सा कहलाते हैं, बाकी के जितने भी वर्णमाला के वर्ण हैं,
चाहे वो स्वर वर्ण हो, ये भी याद रखना है, स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है। व्यंजन में इन दोनों वर्ग को छोड़कर, पहला और दूसरा का छोड़कर बाकी कोई भी वर्ण हो क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, राइट। यही सब समझाया हुआ यहाँ पर देखिए। ये क्या है, देखिए संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है। ये जो है कंपन के आधार पर हो गया। पहले तो अभी देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बाह्य प्रयत्न में बताया ना कि 4 भागों में बांटा गया है, तो इसको किस आधार में रखा गया है, कंपन के आधार में, ठीक है ना। ठीक है, ये कंपन यानी जो हमारी जो ध्वनि कांपती है, ये घोष, ठीक है, तो उस पर हालांकि उधर नहीं जाना है, मैं फिर बताता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधे परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखिए कि अघोष को एक ही को याद रखिए। अघोष यानी पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के जो भी वर्ण हैं वो क्या हो गया, पहला वर्ग दूसरा वर्ग कर रहे हैं। जैसे ये जो वर्ग हैं, वर्ग के प्रथम और द्वितीय याद रखना है, मैं गलत बता रहा था पहले। यानी जो भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ण हैं उसको क्या बोलते हैं, अघोष, राइट, नो कन्फ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है। वही देखिए घोष में, वही देखिए ये सब है ना, ये दोनों को छोड़ दिया यानी क्या है, अघोष है। ये जो छोड़ा है यही अघोष है, ठीक है। ये मैं गूगल से इसको ले आया था, काफ़ी अच्छा समझाया गया था वहाँ पर, तो ये चीज़ है। और बाकी देखिए यहाँ पर तृतीय, चतुर्थ और पंचम और यरलव, देखिए यरलव आ रहा है, ये भी समझना है। और उष में आ रहा है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए सभी स्वर, तो सभी स्वर घोष में क्या, सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ यानी यरलव में का य, र, ल, व और ह, ठीक है। उष में नहीं आता है, उष में उष्म में ये आपका ह आया हुआ है, एक आया हुआ है, उष्म में एक आया हुआ है, ठीक है। इसको काट दीजिए, आगे आते हैं। बाकी एक ही याद रखिए, अघोष वाला सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं, स्किप कर दिया हूँ मैं, अब बात करता हूँ घोष को, अघोष की नहीं, उसको तो समझ गए आप। अब बात करता हूँ अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए वायु यानी श्वास वायु जो हम लेते हैं, तो उसकी मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। पूछ देगा कि वायु के आधार पर बताइए, श्वास की वायु के आधार पर बताइए कि व्यंजन को कितने भाग में बांटा गया, तो 2 में, अल्प प्राण और महाप्राण। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा जब तक कि आप नोट नहीं बनाते अपना, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बहुत चीज़ें अभी बता दिया हूँ मैं। लेकिन जब प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड होते हैं, आपको उतना ही ध्यान रखना है। बाकी ये सब सीखने के लिए बता दिया हूँ कि आपको एक नॉलेज हो जाए। देखिए अल्प प्राण के, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, महा मतलब होता है ज़्यादा, बड़ा, और प्राण का मतलब वायु प्राण, वायु की बात कह रहा है ये। तो देखिए अल्प प्राण में जब हम किसी वर्ण की जब उच्चारण करते हैं, वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा हल्का सा जोर लग रहा है ना, यानी बल, प्राण मतलब बल याद रखिए, कम बल लग रहा है तो वो क्या होगा, अल्प प्राण, और ज़्यादा बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, महाप्राण, महा यानी ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए या पढ़िए, क, सीधा पढ़िए, क, ख, ग, घ, अंग, पढ़ दिया ऐसे, क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे पढ़ते थे भी हम लोग बचपन में, क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे पढ़ते थे ना। तो क सिंपल पढ़ रहे हैं यानी कम इसमें बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही अल्प हो जाएगा। ख यानी जोर लगा रहे तो क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। फिर उसके बाद ग हल्का बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही याद रखना है यहाँ पर। और लास्ट में अंग सिंपल बोल रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जिस पे जोर ज़्यादा लग रहा है वो महा हो जाएगा, कम लग रहा है तो अल्प हो जाएगा। समझ में गए। तो पहला क पे कम लग रहा है यानी प्रथम वर्ग में प्रथम में कम लग रहा है, फिर द्वितीय में ज़्यादा, तो प्रथम, तृतीय और पंचम क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, और दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बढ़ते हैं, वही मैं यहाँ पर सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम आता है, किसमें, अल्प प्राण में, अभी बता ही दिया। और एक आ जाता है अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व भी आ जाता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बात करते हैं, महाप्राण में वही हो जाएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा, और उष्मनत, तलाव्य, मूर्धन्य, ये चारों आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर मालूम है, कभी परीक्षा में पूछता है ना, आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा ऐसे,
पूछा नहीं है तो शायद नहीं पूछा, पूछ भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो एमए की एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो नेट जेआरएफ क्या ये अभी होने वाला भी है, तो उसकी जो परीक्षा होने वाली है तो उसमें ये पूछा जाता है। तो ज़्यादातर क्या पूछा मालूम है, ये तरह के, क्योंकि याद नहीं रहता है, पहले वो तो याद है, वर्ग वाला याद हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं याद रहता है, तो ये भी बनता है, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं सवाल, सीधे सवाल पर बात करते हैं, ठीक है। ये वैसे पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ, तो जल्दी में बताऊँगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष है। तो अभी बताया कि अघोष पहला और दूसरा जो वर्ग के जो लेटर हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो इसमें देखिए पहला वर्ग कौन सा है, दूसरा है थ, ये क्या है, च 3 है, ये भी 3 है, क वर्ग का, ये ट वर्ग का 3 है, लेकिन यही 2 है त वर्ग का, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा बस वही आधी रखना है। अब पूछ रहा है कौन निम्न में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अंतःस्थ है, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन का है, तो अंतःस्थ में आपको मालूम है कि य र ल में ही आता है, और उसमें भी 4 होता है, य र ल और व, यही होता है। तो इसमें देखिए एक ही य है, बाकी कोई नहीं है ना, खटाक से। आगे वर्णमाला में देखते हैं, हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या, तो अभी मालूम है कि अंतःस्थ का हो गया अंतःस्थ का हो गया 4, ठीक है, और उष्म का हो गया आपका 4, ये 4 होता है। तो इसमें देखिए यही 4 है, बाकी कोई नहीं होगा, सही। वर्णमाला में पढ़ेगा फ का उच्चारण, अभी मैंने बताया, खुद से गेन करिए, खुद से देखिए क्या हो रहा है। फ का कहाँ बताया, फ किस में आता है, प वर्ग में। प वर्ग कौन सा है, 5वां होता है। 5वां स्वर तंत्री कौन सा, होंठ है। कंठ 1, तालु 2, ठीक है, ऊपर 3 मूर्धा, दंत 4, 5 कौन सा है, होंठ, जिसको होस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पर ओस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, वो 2024 में आया था, ये आपका देखिए यहाँ पर पूछा है, ठीक है। ये जो आर्ट्स के जो परीक्षाएं हुई है ना, पिछली जो परीक्षा हुई है आर्ट्स की, तो उसका जो है ना प्रश्न मैंने यहाँ पर भी आगे लगाया हुआ है। ये सब देखिए, ये क्या है, भ का उच्चारण स्थान, ये परीक्षा में पूछा हुआ है इस बार, ठीक है। भ बताइए, भ किस वर्ग में आता है, प फ ब भ, प वर्ग में, प वर्ग 5वां, होस्ट दिया है कहीं, खटाक से, ये आर्ट्स में आया हुआ है, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण क किस में आता है, पहला में आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे कंठ आता है, हो गया खलास। देख रहे कितना आसान हो गया ना, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास लंबी हो गई है तो उसके लिए कोई नहीं, आप झेल लीजिए, मगर जो मैं चीज़ बताने वाला था वो बता दिया हूँ। मैं तो अपने तरफ से सक्सेस हो गया हूँ, बाकी अगर जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक ये सक्सेस अधूरा ही रहेगा, हालांकि, है ना। आगे देखिए, अब ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक जो मैंने बताया कैसा लगा, और ये बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, तब जाकर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। गला छिल जाता है कोई नहीं, आगे देखिए। अरे आप लोग मेरे भाई बहन हैं, आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, खुशी इसी बात में है। तीसरे नंबर पर देखिए स है, स का उच्चारण स्थान क्या है, तो स का मैंने बताया था ना, दांत, दंत, क्या है, दंत से हो जाएगा। स सिंपल बोलिए, जीभ जाकर टच करता है दांत में, स, है ना। अब आगे देखते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान, द किस में आता है, त थ द, त वर्ग किस में है, पहला क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त। त वर्ग 4 नंबर पे आता है, 4 किस पे आता है, 4 दांत पे आता है, दंत दिया है ना। खलास कर रहे हैं ऐसे मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ता है, कुछ ज़िंदगी में करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं किया रहता तो मैं आज आपको यहाँ पर क्लास नहीं ले पा रहा होता। बस यही समझिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है। आइए सीखते हैं। घ क्या है, घ किस में आता है, क वर्ग में आता है, 1 नंबर पर कंठ से उच्चारण इसका होता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, अलग अलग परीक्षाएं, जैसे किसी 2012 में तो 2012 में तो 2014 में तो 2020 में, ठीक है, 2022 में, 2023 में, 2023 में, ऐसे करके पूछा हुआ, ये परीक्षा में आया हुआ, सारे एक जगह मैंने रख दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ज देखिए, ज किस में आता है, ज का उच्चारण स्थान बताना है, किस में आता है ज, बताइए, च वर्ग में आता है ना,
चौवर किस में आता है? 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे कौन आता है? तालु आता है। दिया है क्या इसमें? दिया है ना। ग की बात करते हैं। ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग में आता है। क 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे कंठ आता है। कौन सा हो गया? कंठ हो गया। पढ़ना नहीं है किसी को। च वर्ग की बात करते हैं। च का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी देखिए कि फिर से उसी में आ गया। च का पूछा है तो किस में आ गया? च वर्ग पहले ही है, 2 नंबर पे है तो च 2 नंबर पे क्या आता है? कंठ तालु आता है ना। क्लियर? ओके, नो कन्फ्यूजन। और फ का बात करते हैं तो फ किस में आता है भाई? फ किस में आता है? 5वां में आता है। प वर्ग में 5 पर होस्ट। ये हो गया राइट, सही। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस क्लास को। अब ये यहाँ पर क्लास ओवर हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद बेहद पसंद आई होगी या फिर बोरियत भी महसूस कराई होगी। इसके लिए सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, चीज़ें जो आपको देनी है बहुत कम समय में, तो यही तो एक फ़ायदा है ऑनलाइन का कि वीडियो पड़ी रहेगी। आप जब भी मर्जी देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मेरे भाई बताइए कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्लास शुरू है और बड़े मज़े की बात हो रही है यहाँ पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा सर्च करके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।